अध्याय 21 छिपा हुआ कमरा। हैरी ने अगले सप्ताह अपने दिमाग पर बहुत जोर डालते हुए सोचा कि वह स्लगहॉर्न को सच्ची याद देने के लिए कैसे राजी कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई अद्भुत विचार नहीं आया। इससे वह एक बार फिर वही करने लगा जो वह परेशान होते समय अक्सर करता था। वह इस उम्मीद में काढ़े की पुस्तक पर झुका रहता था कि शायद प्रिंस ने उसके हाशिए में इस बारे में कोई उपयोगी चीज लिखी होगी, जैसे कि उसने पहले कई बार किया था। हरमाइनी ने रविवार की शाम दृढ़ता से कहा, तुम्हें उसमें कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ो भी हरमाइनी, हैरी ने कहा। अगर प्रिंस नहीं होता तो रॉन आज जिंदा नहीं होता। हरमाइनी ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा। अगर तुमने फर्स्ट ईयर में स्नेप की बात सुनी होती तो भी वो जिंदा होता। हैरी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे अभी अभी हाशिए में एक मंत्र सेक्टम सेम्परा लिखा मिला था, जिसके नीचे लिखा था दुश्मनों के लिए। वो इसे आजमाने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन उसे हरमाइनी के सामने ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने चुपके से उस पन्ने का कोना मोड़ दिया। वे लोग गुरुद्वार के हॉल में आग के पास बैठे थे। उनके आसपास सिर्फ सिक्स ईयर के ही विद्यार्थी थे। डिनर से लौटने पर थोड़ी देर रोमांच का माहौल बन गया था, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर एक नया नोटिस लगा था जिसमें उनके अंतर्ध्यान टेस्ट की तारीख लिखी थी। पहले टेस्ट की तारीख यानी 21 अप्रैल से पहले 17 साल के होने वाले विद्यार्थियों को यह विकल्प दिया गया था कि वे हॉग्समीड में होने वाले अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्रों के लिए अपना नाम दे सकते हैं, जो भारी निगरानी में होने वाले थे। रॉन इस नोटिस को पढ़कर दहशत में आ गया। वह अब तक अंतर्ध्यान होने में कामयाब नहीं हो पाया था और उसे डर था कि वह टेस्ट में कामयाब नहीं हो पाएगा। हरमाइनी 2 बार अंतर्ध्यान होने में सफल हो चुकी थी, इसलिए उसमें थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास था। उधर हैरी 4 महीने बाद 17 साल का होने वाला था, इसलिए वह यह टेस्ट नहीं दे सकता था, भले ही वह उसके लिए पूरी तरह तैयार होता। कम से कम तुम अंतर्ध्यान तो हो सकते हो, रॉन ने तनाव में कहा। तुम्हें जुलाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये काम बस एक बार किया है, हैरी ने उसे याद दिलाया। वो पिछली प्रैक्टिस में अंतर्ध्यान होकर अपने गोले के भीतर प्रकट होने में कामयाब हो गया था। अंतर्ध्यान होने के बारे में चिंता व्यक्त करने में काफी समय बर्बाद करने के बाद रॉन अब स्नेप के एक बहुत मुश्किल निबंध को पूरा करने के लिए जूझ रहा था, जिसे हैरी और हरमाइनी पहले ही पूरा कर चुके थे। हैरी को पूरी उम्मीद थी कि उसे बहुत कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि दम पिशाचों से जूझने के सर्वश्रेष्ठ तरीके के मामले में वह स्नेप से असहमत था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इस वक्त स्लगहॉर्न की याद उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हैरी, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मूर्ख प्रिंस इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। हैरी, हरमाइनी ने ज्यादा जोर से कहा। जो तुम चाहते हो उसके लिए किसी को विवश करने का एक ही तरीका है, और वह यह है सम्मोहन शाप, जो गैर कानूनी है। हाँ, मैं जानता हूँ, धन्यवाद, हैरी ने कहा, लेकिन पुस्तक से निगाह नहीं हटाई। इसलिए मैं किसी अलग चीज की तलाश कर रहा था। डंबलडोर कहते हैं कि सत्य द्रव से काम नहीं चलेगा, लेकिन किसी और चीज से काम बन सकता है, जैसे किसी काढ़े या मंत्र से। हरमाइनी बोली, तुम गलत दिशा में सोच रहे हो। डंबलडोर कहते हैं कि सिर्फ तुम ही उस याद को हासिल कर सकते हो। इसका यही मतलब है कि तुम स्लगहॉर्न को राजी कर सकते हो, जबकि बाकी लोग नहीं कर सकते। या उन्हें काढ़ा पिलाने की बात नहीं है, वह तो कोई भी कर सकता है। बेलिजारेंट की स्पेलिंग क्या होती है? रॉन ने कहा, जो अपनी कलम को बहुत तेजी से हिला रहा था और चंपत्र को घूर रहा था। यह BUM तो नहीं हो सकती। नहीं या नहीं है, हरमाइनी ने रॉन का निबंध अपनी तरफ खींचते हुए कहा। और ऑगरी की स्पेलिंग भी ORG से शुरू नहीं होती है। तुम कौन सी कलम का इस्तेमाल कर रहे हो? यह फ्रेड और जॉर्ज की वर्तनी जांच कलम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जादू खत्म हो रहा होगा। हाँ, ऐसा ही है, हरमाइनी ने उसके निबंध के शीर्षक की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि हमसे दम पिशाचों से निपटने का तरीका पूछा गया था, दम आलुओं से निपटने का नहीं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुमने अपना नाम बदलकर रूनील बाजिल्ब रख लिया है। ओ नहीं, रॉन दहशत में आकर अपने चंपत्र को घूरते हुए बोला। यह मत कहना कि मुझे पूरा निबंध फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम उसे सुधार सकते हैं, हरमाइनी ने निबंध अपनी तरफ खींचते हुए कहा और अपनी छड़ी निकाल ली। तुम बहुत प्यारी हो हरमाइनी, रॉन ने कहा और अपनी कुर्सी पर टिक कर थके अंदाज में अपनी आंखें मलने लगा। हरमाइनी का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, लेवेंडर कहीं तुम्हारी बात ना सुन ले। मैं उसके सामने नहीं कहूंगा, रॉन ने अपने हाथों से मुंह छिपाते हुए कहा। या शायद उसके सामने यह कह दूंगा, फिर वो मुझे छोड़ देगी। हैरी ने पूछा, अगर तुम इस मामले को खत्म करना चाहते हो तो तुम ही उसे क्यों नहीं छोड़ देते? तुमने कभी किसी को छोड़ा नहीं है ना? रॉन ने कहा। तुम और चो तो बस अलग अलग हो गए थे। हाँ, हैरी ने कहा। काश यही मेरे और लेवेंडर के साथ हो जाए।
रॉन उदासी से बोला। वो देखता रहा कि हरमाइनी अपनी छड़ी से उसके गलत स्पेलिंग वाले शब्दों को ठोक रही थी ताकि वे अपने आप सही हो जाएं। रॉन आगे बोला, लेकिन मैं इस रिश्ते को खत्म करने का जितना संकेत देता हूँ वो मुझे उतनी ही कस कर जकड़ लेती है। यह तो दैत्यकार समुद्र फेनी के साथ घूमने की तरह है। 20 मिनट बाद हरमाइनी ने रॉन को उसका निबंध देते हुए कहा, या लो। बहुत बहुत धन्यवाद, रॉन ने कहा। क्या मैं निष्कर्ष लिखने के लिए तुम्हारी कलम उधार ले सकता हूँ? हैरी को हाफ ब्लड प्रिंस के नोट्स में अब तक कोई काम की चीज नहीं मिली थी। उसने मुड़कर चारों तरफ देखा। हॉल में अब सिर्फ वे तीनों ही बचे थे। स्नेप और उनके निबंध को कोसते हुए सीमस कुछ समय पहले ही सोने चला गया था। बस लकड़ियों के चटकने और रॉन की कलम के चलने की आवाजें आ रही थी जब वह हरमाइनी की कलम से दम पिशाच पर आखिरी पैराग्राफ लिख रहा था। हैरी ने अभी जमाई लेते हुए हाफ ब्लड प्रिंस की पुस्तक बंद ही की थी कि तभी खट, हरमाइनी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। रॉन ने अपने पूरे निबंध पर स्याही फैला दी और हैरी बोला, क्रीचर। घरेलू जिन ने झुककर सलाम किया और अपने गांठदार अंगूठों को देखते हुए बोला, मालिक ने कहा था कि वे मेलफॉय लड़की की गतिविधियों पर नियमित रिपोर्ट चाहते हैं, इसलिए क्रीचर आया है। खट, डॉबी भी क्रीचर के पास प्रकट हो गया और उसकी टिकोजी वाला हेड तिरछा हो गया। डॉबी भी मदद कर रहा था हैरी पॉटर, उसने चिचियाते हुए कहा और क्रीचर की तरफ वृतृष्णा से देखा। और क्रीचर जब हैरी पॉटर से मिलने आए तो उसे डॉबी को बता देना चाहिए ताकि वे दोनों अपनी रिपोर्ट एक साथ दे सकें। यह क्या है? हरमाइनी ने पूछा, जो अब भी घरेलू जिन्नों के अचानक आ जाने से सदमे में दिख रही थी। क्या हो रहा है हैरी? हैरी जवाब देने से पहले झिझका, क्योंकि उसने अब तक हरमाइनी को यह नहीं बताया था कि उसने क्रीचर और डॉबी को मेलफॉय का पीछा करने का आदेश दिया था। हरमाइनी घरेलू जिन्नों के मामले में बहुत संवेदनशील थी। हैरी ने कहा, देखो, मैंने उनसे मेलफॉय की जासूसी करने को कहा है। दिन रात, क्रीचर ने कहा। डॉबी 1 हफ्ते से सोया नहीं है हैरी पॉटर, डॉबी ने गर्व के साथ कहा और जहां खड़ा था वहीं खड़े खड़े लहराने लगा। हरमाइनी नाराज दिखने लगी। तुम सोए नहीं हो डॉबी, लेकिन निश्चित रूप से हैरी, तुमने उससे ऐसा तो नहीं कहा होगा। नहीं, जाहिर है मैंने नहीं कहा था, हैरी ने जल्दी से कहा। डॉबी, तुम सो सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या तुम में से किसी को कुछ पता चला? उसने हरमाइनी के दोबारा हस्तक्षेप करने से पहले ही जल्दी से पूछ लिया। मास्टर मेलफॉय गरिमा से चलते हैं, जो उनके शुद्ध खून के अनुरूप है, क्रीचर ने तत्काल टर टर करती हुई आवाज में कहा। उनके चेहरे मोहरे से मेरी मालकिन की याद आती है और उनका अंदाज ऐसा है। ड्रेको मेलफॉय एक गंदा लड़का है, डॉबी गुस्से से चिचियाते हुए बोला। एक गंदा लड़का जो वो अपने सिर की टिकोजी से लेकर अपने मोजों की उंगलियों तक कांपा और आग की तरफ भागा जैसे उसमें कूदने वाला हो। हैरी को कुछ ऐसा ही होने का अंदेशा था, इसलिए उसने डॉबी को कमर से पकड़ लिया और पकड़े रहा। कुछ सेकंड तक जूझने के बाद डॉबी निढाल हो गया। धन्यवाद हैरी पॉटर, उसने हाफते हुए कहा। डॉबी को अब भी अपने पुराने मालिकों की बुराई करने में मुश्किल आती है। हैरी ने उसे छोड़ दिया। डॉबी ने अपनी टिकोजी सीधी की और क्रीचर से आवेश में कहा, लेकिन क्रीचर को पता होना चाहिए कि ड्रेको मेलफॉय किसी घरेलू जिन के लिए अच्छा मालिक नहीं है। हाँ, हमें इस बारे में सुनने की जरूरत नहीं है कि तुम मेलफॉय से कितना प्यार करते हो, हैरी ने क्रीचर से कहा। अब जल्दी से बताओ कि वह दरअसल कहाँ जा रहा है। क्रीचर ने दोबारा सिर झुकाया, फिर वह गुस्से से बोला, मास्टर मेलफॉय बड़े हॉल में खाना खाते हैं, तहखाने के अपने कमरे में सोते हैं और अपनी क्लास में जाते हैं। डॉबी, तुम मुझे बताओ, हैरी ने क्रीचर की बात काटते हुए कहा। क्या वो किसी ऐसी जगह जा रहा है जहां उसे नहीं जाना चाहिए? हैरी पॉटर सर, डॉबी चिचियाया और उसकी गेंद जैसी बड़ी आंखें आग की रोशनी में चमकने लगी। जहां तक डॉबी देख सकता है, मेलफॉय लड़का कोई नियम नहीं तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह छिप कर काम कर रहा है। वह दूसरे विद्यार्थियों के साथ हर दिन 7वीं मंजिल पर जाता है, जो एक खास कमरे में उसके दाखिल होने के बाद पहरा देते हैं। उस कमरे का नाम है आवश्यकता कक्ष, हैरी ने कहा और अपने माथे पर उच्च स्तरीय कार्य निर्माण पुस्तक दे मारी। हरमाइनी और रॉन ने उसे घूर कर देखा। वह चोरी से वहीं जा रहा है, वह अपना काम वहीं कर रहा होगा, चाहे वह जो भी कर रहा हो, और मैं शर्त लगाता हूँ कि इसलिए वह नक्शे में दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे याद आया कि नक्शे में आवश्यकता कक्ष तो दिखता ही नहीं है। रॉन बोला, शायद नक्शा बनाने वालों को यह पता ही ना हो कि वो कमरा वहां है। मुझे लगता है कि यह उस कमरे के जादू का हिस्सा होगा, हरमाइनी ने कहा। अगर कोई चाहता हो कि यह नक्शे पर नजर ना आए तो यह नजर नहीं आएगा। हैरी ने उत्सुकता से पूछा, डॉबी, क्या तुमने अंदर जाकर देखा कि मेलफॉय क्या कर रहा है? डॉबी ने कहा, नहीं हैरी पॉटर, यह संभव है। नहीं, यह संभव नहीं है, हैरी ने फौरन कहा। मेलफॉय पिछले साल हमारे मुख्यालय में घुस आया था, इसलिए मैं भी अंदर जाकर उसकी जासूसी कर सकता हूँ। इसमें दिक्कत क्या है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे हैरी, हरमाइनी धीरे से बोली। मैल्फॉय पहले से ही जानता था कि हम उस कमरे का इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं, है ना? क्योंकि उस मूर्ख मैरिटा ने चुगली कर दी थी। वो कमरे को डीए का मुख्यालय बनाना चाहता था, उसे इसकी आवश्यकता थी, इसलिए कमरा डीए का मुख्यालय बन गया। लेकिन तुम यह नहीं जानते हो कि मैल्फॉय जब वहां जाता है तो कमरा क्या बन जाता है, इसलिए तुम इससे क्या बनने का आग्रह करोगे? कोई ना कोई रास्ता तो होगा, हैरी ने इस आपत्ति को हवा में उड़ाते हुए कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है डॉबी। क्रीचर ने भी अच्छा काम किया है, हरमाइनी ने दयालुता से कहा। लेकिन कृतज्ञ दिखने के बजाय क्रीचर ने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें उससे दूर हटा ली और छत की तरफ देखते हुए बोला, बदजात क्रीचर से कुछ बोल रही है। क्रीचर ऐसा नाटक करेगा जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। यहाँ से जाओ, हैरी ने उसे झिड़का और क्रीचर ने आखिरी बार काफी नीचे झुककर सलाम किया तथा अंतर्ध्यान हो गया। बेहतर होगा कि तुम भी जाकर थोड़ा सा सो लो डॉबी। धन्यवाद हैरी पॉटर सर, डॉबी खुशी से चिचियाया और वह भी ओझल हो गया। जिन्नों के जाने के बाद हैरी, रॉन और हर्माइनी की तरफ मुड़कर उत्साह से बोला, यह कितना अच्छा रहा। अब आखिरकार हम जान चुके हैं कि मैल्फॉय कहाँ जा रहा है। हमने उसे फंसा लिया है। हाँ, यह बहुत बढ़िया है, रॉन ने थोड़ी उदासी से कहा, जो उस स्याही को साफ करने की कोशिश कर रहा था जो उसके कुछ ही देर पहले पूरे हुए निबंध पर फैली थी। हरमाइनी ने उसके चंपत्र को अपनी तरफ खींचा और अपनी छड़ी से स्याही साफ करने लगी। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों के साथ वहां जाने का क्या मतलब है, हरमाइनी ने कहा। इस काम में कितने लोग उसका साथ दे रहे हैं? तुम यह तो नहीं सोचते हो कि वह गोपनीय काम करते समय बहुत सारे लोगों पर भरोसा कर रहा है? हाँ, यह अजीब है, हैरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। मैंने उसे क्रैब से कहते सुना था कि क्रैब को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। तो फिर वो इतने सारे लोगों, हैरी की आवाज धीमी होते होते खो गई। वह आग की तरफ घूरने लगा। हे भगवान, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, उसने धीरे से कहा। यह स्पष्ट है ना? तहखाने में इसकी कड़ाई भरी हुई थी। उसने क्लास के दौरान उसमें से थोड़ा सा चुरा लिया होगा। क्या चुरा लिया होगा? रॉन ने पूछा। भेस बदल काढ़ा। जब स्लगॉन ने हमें काढ़े की पहली क्लास में भेस बदल काढ़ा दिखाया था तो मेल्फॉय ने उसमें से थोड़ा सा काढ़ा चुरा लिया होगा। मेल्फॉय की रखवाली के लिए बहुत से विद्यार्थी नहीं खड़े रहते हैं। वे तो हमेशा की तरह क्रैब और ग्वाइल ही रहते हैं। हाँ, यह बात सही लगती है, हैरी ने कहा और उछलकर आग के सामने चहलकदमी करने लगा। वे इतने मूर्ख हैं कि उसकी हर बात मान लेते हैं, भले ही उन्हें उसके इरादे मालूम ना हो। लेकिन वह नहीं चाहता है कि वे हमेशा आवश्यकता कक्ष के बाहर मंडराते हुए नजर आएं। इसलिए वह भेस बदल काढ़ा पिलाकर उनसे दूसरे लोगों का वेश बनवा रहा है। जिस दिन वह क्विडिच मैच देखने नहीं गया था, उस दिन मैंने उसके साथ दो लड़कियां देखी थी। हाँ, वे लड़कियां नहीं, क्रैब और ग्वाइल थे, हरमाइनी ने दबी हुई आवाज में कहा। तुम यह कहना चाहते हो कि जिस छोटी लड़की का तराजू मैंने ठीक किया था? हाँ, जाहिर है, हैरी ने जोर से कहा और उसकी तरफ घूर कर देखा। जाहिर है मेल्फॉय उस वक्त कमरे के भीतर होगा, इसलिए उस लड़की ने मैं ही क्या बोल रहा हूँ, उस लड़के ने तराजू गिरा दिया और मेल्फॉय को इशारा कर दिया कि उसे बाहर नहीं निकलना है क्योंकि वहां पर कोई आ गया है। और फिर वह लड़की भी तो थी जिसने मेढक के अंडों की बोतल गिरा दी थी। हम लोग उसके पास से इतनी बार निकले थे लेकिन हमें इस बात का पता नहीं था। वह क्रैब और गोयल का रूप बदलकर उन्हें लड़कियां बना रहा है, रॉन ने ठहाका लगाते हुए कहा। ओह, कोई हैरानी की बात नहीं है कि आजकल वे ज्यादा खुश नहीं दिखते हैं। वे उसे साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते हैं? हैरी बोला। देखो, अगर उसने उन्हें अपना मौत का निशान दिखा दिया होगा तो वे मना नहीं कर सकते हैं। क्या पता मौत का निशान उसके हाथ पर है भी या नहीं, हरमाइनी ने संदेह से कहा और रॉन के सूखे हुए निबंध को तय कर दिया ताकि उसे कोई और नुकसान न हो पाए। फिर उसने वह चंपत्र रॉन को थमा दिया। हम देखेंगे, हैरी ने विश्वास से कहा। हरमाइनी ने भी खड़े होकर अंगड़ाई लेते हुए कहा। हाँ, हम देखेंगे, लेकिन हैरी, इससे पहले कि तुम रोमांचित हो जाओ मैं तुम्हें बता दूं, मुझे अब भी नहीं लगता है कि तुम आवश्यकता कक्ष में पहुंच सकते हो जब तक कि तुम यह पता न लगा लो कि वहां क्या है। और मुझे लगता है कि तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए, उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और उसकी तरफ बहुत गंभीरता से देखा, कि तुम्हें स्लगॉन से याद निकलवाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गुड नाइट। हैरी थोड़ा असंतुष्ट होकर उसे जाते हुए देखता रहा। हरमाइनी के निकलने के बाद जब लड़कियों के कमरे की तरफ जाने वाला दरवाजा बंद हो गया तो वह रॉन की तरफ मुड़ा। तुम्हें क्या लगता है? काश मैं घरेलू जिन्नों की तरह गायब हो सकता, रॉन ने उस जगह को घूरते हुए बोला जहां डॉबी ओझल हुआ था। तब मैं अंतर्ध्यान टेस्ट चुटकी बजाकर पास कर लेता।
हैरी उस रात अच्छी तरह सो नहीं पाया। वह घंटों तक जागता रहा और सोचता रहा कि मेलफॉय आवश्यकता कक्ष का किस तरह उपयोग कर रहा होगा। उसे यकीन था कि जब वह अगले दिन वहां जाएगा तो उसे पता चल जाएगा। हरमाइनी की बात के बावजूद हैरी को यकीन था कि अगर मेलफॉय डीए के मुख्यालय को देख सकता था तो वह भी मेलफॉय की करतूत को देख सकता है, भले ही वह कक्ष कुछ भी बन जाता हो। मीटिंग की जगह, छिपने की जगह, स्टोर रूम, वर्कशॉप। हैरी का दिमाग तेजी से काम करता रहा और जब उसे आखिरकार नींद आई तब भी उसके सपने में मेलफॉय की तस्वीरें आती रहीं, जो स्लगहॉर्न में बदल गया, जो स्नेप में बदल गया। अगली सुबह नाश्ते के समय हैरी का दिल बहुत उम्मीद से भरा था। गुप्त कला से रक्षा की क्लास से पहले उसका एक पीरियड खाली था। उसने संकल्प कर लिया कि वह उस समय आवश्यकता कक्ष के भीतर जाने की कोशिश करेगा। वह कमरे में घुसने की योजना फुसफुसाकर बता रहा था, लेकिन हरमाइनी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। इस बात से हैरी चिढ़ गया। वह जानता था कि अगर वह चाहती तो उसकी मदद कर सकती थी। देखो, उसने धीरे से कहा और आगे झुककर दैनिक जादूगर पर एक हाथ रखा, जिसे हरमाइनी ने अभी अभी एक उल्लू से लिया था, जिसके पीछे वह ओझल हो गई थी। मैं स्लगहॉर्न के बारे में भूला नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं उनसे वह याद कैसे निकलवा सकता हूँ। देखो, जब तक मेरे मन में कोई बेहतरीन विचार नहीं आता है तब तक मैं यही पता लगा लेता हूँ कि मेलफॉय क्या कर रहा है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, तुम्हें स्लगहॉर्न को राजी करना है, हरमाइनी ने कहा। यह उन्हें धोखा देने या जादू करने का सवाल नहीं है, वरना डंबलडोर एक पल में यह काम कर लेते। आवश्यकता कक्ष के बाहर मंडरा कर अपना समय बर्बाद करने के बजाय। उसने दैनिक जादूगर को हैरी के हाथ से खींचा और उसे खोलकर पहले पन्ने पर नजर डाली। तुम्हें स्लगहॉर्न से पूछना चाहिए और उनसे भलमनसाहट दिखाने का आग्रह करना चाहिए। क्या हमारी जान पहचान वाला कोई? रॉन ने पूछा जब हरमाइनी ने सुर्खियों पर नजर डाली। हाँ, हरमाइनी ने कहा, जिसे सुनकर हैरी और रॉन के गले में नाश्ता अटक गया। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, वह मरा नहीं है। मंडगस को गिरफ्तार करके अज़्काबान भेज दिया गया है। वो चोरी की कोशिश में सजीव लाश बनने का नाटक कर रहा था और ऑक्टेवियस पी पर गायब हो गया है। ओह, यह खबर कितनी भयंकर है। 9 साल के एक लड़के को अपने दादा दादी को मारने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें लगता है कि वह लड़का सम्मोहन शाप के वशीभूत होगा। उन्होंने खामोशी से नाश्ता किया। उसके तत्काल बाद हरमाइनी पुरातन लिपियों की क्लास में चली गई और रॉन कॉमन रूम की तरफ चला गया, जहां उसे स्नेप के दमपिशाच वाले निबंध का निष्कर्ष लिखना था, जो अभी बाकी रह गया था। उधर हैरी 7वीं मंजिल के गलियारे की तरफ चला गया, जहां वह पगले बार्नाबस की दीवारदरी के सामने जाना चाहता था, जिस पर बार्नाबस दैत्यों को बैले नाचना सिखा रहा था। हैरी को जैसे ही एक खाली गलियारा मिला, उसने अदृश्य चोगा ओढ़ लिया, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। जब वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। हैरी को पता नहीं था कि कमरे के भीतर उसके पहुंचने की संभावना मेलफॉय के अंदर होने पर बेहतर थी या बाहर रहने पर। लेकिन कम से कम उसकी पहली कोशिश में यह पेंच तो नहीं था कि क्रैब या गोयल 11 साल की लड़की होने का नाटक कर रहे हूँ। जहाँ आवश्यकता कक्ष का दरवाजा छिपा हुआ था, उस जगह के पास पहुंचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह पिछले साल इसमें निपुण हो चुका था। अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने सोचा, मुझे यह देखने की जरूरत है कि मेलफॉय अंदर क्या कर रहा है। मुझे यह देखने की जरूरत है कि मेलफॉय अंदर क्या कर रहा है। मुझे यह देखने की जरूरत है कि मेलफॉय अंदर क्या कर रहा है। इसके बाद वह 3 बार दरवाजे के पास से गुजरा। उसका दिल रोमांच से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा, लेकिन सामने अब भी खाली दीवार थी। वह आगे की तरफ बढ़ा और उसने कोशिश करते हुए धक्का दिया। ठोस दीवार हिली तक नहीं। ठीक है, हैरी ने जोर से कहा। ठीक है, मैंने गलत चीज सोच ली थी। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर दोबारा चल दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से एकाग्रचित होने की कोशिश की। मुझे वह जगह देखने की जरूरत है जहां मेलफॉय गुप्त रूप से आता रहता है। मुझे वह जगह देखने की जरूरत है जहां मेलफॉय गुप्त रूप से आता रहता है। 3 बार पास से गुजरने के बाद उसने बड़ी उम्मीद से आंखें खोली। वहां कोई दरवाजा नहीं था। ओ, खुल भी जाओ, उसने दीवार से चिढ़कर कहा। यह तो स्पष्ट निर्देश था। अच्छा, उसने कई मिनट तक कसकर सोचा, फिर एक बार और कदम बढ़ाए। मुझे जरूरत है कि तुम मेरे लिए वही जगह बन जाओ जो तुम ड्रेको मेलफॉय के लिए बनते हो। 3 बार घूमने के बाद उसने अपनी आंखें तत्काल नहीं खोली। वह पूरे ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसे दरवाजे के खट से प्रकट होने की आवाज सुनाई दे जाएगी। बहरहाल उसे दूर चहचहाती चिड़ियों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने अपनी आंखें खोली। अब भी कोई दरवाजा नहीं था। हैरी के मुंह से गाली निकल गई। किसी की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे मोड़ पर भाग रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वहां कोई बदतमीज भूत था। 1 घंटे तक हैरी ने
मुझे यह देखने की जरूरत है कि ड्रेको मैल्फॉय तुम्हारे भीतर क्या कर रहा है। जैसे शब्दों की हर संभावना को आजमा कर देखा, लेकिन आखिर में उसे स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा कि हरमाइनी की बात में दम था। कमरा उसके लिए खुलना ही नहीं चाहता था। कुंठित और चिड़चिड़ा होकर वह गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास की तरफ चल दिया। चलते चलते उसने अपना अदृश्य चोगा उतार कर अपने बैग में ठूंस लिया। जब हैरी मोमबत्ती से रोशन क्लासरूम में जल्दी से घुसा तो स्नेप ने ठंडेपन से कहा, एक बार फिर देर से आए हो पॉटर, गरुड़ द्वार के 10 पॉइंट कम। हैरी ने स्नेप की तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखा और जल्दी से रॉन के पास जाकर बैठ गया। क्लास के आधे विद्यार्थी अब भी खड़े थे, अपनी पुस्तकें निकाल रहे थे और सामान जमा रहे थे। इसका मतलब यह था कि वे भी अभी अभी आए थे और उसे आने में ज्यादा देर नहीं हुई थी। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं तुम लोगों से दम पिशाच वाले निबंध चाहता हूँ। स्नेप ने अपनी छड़ी लापरवाही से लहराई, जिससे 25 चंपत्र हवा में उड़े और करीने से उनकी डेस्क पर पहुंच गए। और मुझे उम्मीद है कि यह उस बकवास से बेहतर होंगे जो मुझे सम्मोहन शाप का प्रतिरोध करने के मामले में झेलनी पड़ी थी। अब तुम लोग अपनी पुस्तकें खोल लो। क्या बात है मिस्टर फिनिगन? सीमस ने कहा। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सजीव लाश और भूत में क्या अंतर होता है? क्योंकि दैनिक जादूगर में सजीव लाश के बारे में कुछ आया है। नहीं, उसमें कुछ नहीं आया है, स्नेप ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें बोरियत का पुट था। लेकिन सर, मैंने लोगों से इसके बारे में बात करते सुना है। मिस्टर फिनिगन, अगर तुमने वास्तव में वह लेख पढ़ा होता तो तुम जान जाते कि वह तथाकथित सजीव लाश दरअसल मंडगस फ्लेचर नाम का घटिया चोर था। मुझे लगता था कि स्नेप और मंडगस एक ही समूह में थे, हैरी ने रॉन और हरमाइनी से बुदबुदा कर कहा। क्या उन्हें मंडगस की गिरफ्तारी से विचलित नहीं होना चाहिए? लेकिन लगता है पॉटर के पास इस विषय पर काफी जानकारी है, स्नेप ने कमरे के पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी काली आंखें हैरी पर टिकी हुई थी। पॉटर से पूछ लेते हैं कि हम सजीव लाश और भूत में अंतर कैसे बता सकते हैं। पूरी क्लास ने हैरी की तरफ देखा, जो जल्दी से यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि डंबलडोर ने उसे उस रात को क्या बताया था जब वे स्लॉगहॉर्न से मिलने गए थे। देखिए, भूत पारदर्शी होते हैं, उसने कहा। ओह, बहुत बढ़िया, स्नेप ने बीच में अपने होंठ सिकोड़ कर कहा। हाँ, यह देखना बहुत अच्छा लगा कि लगभग 6 साल की जादुई शिक्षा में तुमने इतना कुछ सीख लिया है पॉटर। भूत पारदर्शी होते हैं। पेंसी पाकिस्तान ऊंचे सुर में हंसी। कई और लोग भी मुस्कुराने लगे। हैरी ने एक गहरी सांस ली और शांति से आगे कहा, हालांकि उसके भीतर आग लगी हुई थी। हाँ, भूत पारदर्शी होते हैं, लेकिन सजीव लाश मरे हुए शरीर होते हैं, इसलिए वे ठोस होंगे। इतना तो 5 साल का बच्चा भी बता सकता है, स्नेप ने व्यंग से कहा। सजीव लाश ऐसी लाश होती है जिसे शैतानी जादूगर ने मंत्र से पुनर्जीवित कर दिया है। दरअसल यह जीवित नहीं होती है, इसका इस्तेमाल तो कठपुतली की तरह जादूगर के आदेशों का पालन के लिए होता है। जैसा मुझे यकीन है, अब तक तुम लोग ये जान चुके होंगे कि भूत गुजरी हुई आत्मा का धरती पर छोड़ा गया निशान है। और जाहिर है, जैसा पॉटर ने तुम्हें बहुत समझदारी से बताया है, भूत पारदर्शी होते हैं। देखिए, अगर हम उनमें भेद करने की कोशिश कर रहे हों तो हैरी ने जो कहा वो सबसे उपयोगी है, रॉन ने कहा। अगर हम किसी अंधेरी गली में किसी के सामने आते हैं तो हम तत्काल देख सकते हैं कि यह ठोस है या नहीं, या फिर हम यह पूछेंगे, माफ करना, क्या आप गुजरी हुई आत्मा के धरती पर छूटे हुए निशान है? हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन जब स्नेप ने गुस्से से पूरी क्लास को घूर कर देखा तो खामोशी छा गई। गरुड़ द्वार के 10 और पॉइंट कम, स्नेप ने कहा। मुझे तुमसे इससे ज्यादा परिष्कृत व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, रोनाल्ड वीजली। वह लड़का जो इतना ठोस है कि कमरे में आधा इंच भी अंतर्ध्यान नहीं हो पाता। नहीं, हरमाइनी ने फुसफुसाकर हैरी से कहा और उसकी बांह पकड़ ली। जब हैरी ने अपना मुंह आवेश में खोला, कोई फायदा नहीं है हैरी, तुम्हें एक बार फिर सजा मिल जाएगी, रहने दो। अब पुस्तक का 213 पेज खोल लो, स्नेप ने कहा और थोड़ा मुस्कुराए। और पहले 2 पैराग्राफ पढ़ो जो पीड़ित क्रिस्चाप के बारे में है। रॉन पूरी क्लास में बुझा बुझा रहा। जब क्लास के अंत में घंटी बजी तो लेवेंडर रॉन और हैरी के पास आ गई। हरमाइनी उसके आने पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी तथा स्नेप को बुरा भला कहने लगी। लेवेंडर ने कहा कि रॉन के अंतर्ध्यान होने के बारे में स्नेप को ताना नहीं मारना चाहिए था, लेकिन इससे रॉन और चिड़चिड़ा दिखने लगा तथा उसने हैरी के साथ लड़कों के बाथरूम में जाने का बहाना बनाकर लेवेंडर से पीछा छुड़ाया। स्नेप ने ठीक कहा है ना? रॉन 1-2 मिनट तक चटके हुए आईने में घूरने के बाद बोला। मैं नहीं जानता कि मुझे टेस्ट देना भी चाहिए या नहीं। मैं अंतर्ध्यान होना अब तक नहीं सीख पाया हूँ। तुम हॉग्समीड में होने वाले अतिरिक्त प्रैक्टिस सेशन में भाग लेकर देख सकते हो, उससे तुम्हें कितना फायदा होता है, हैरी ने तर्कपूर्ण ढंग से कहा।
किसी मूर्खतापूर्ण गोले में प्रकट होने से तो यह ज्यादा रोचक होगा। अगर उसके बाद भी तुम उतनी अच्छी तरह यह काम नहीं कर पाते हो जितना कि तुम चाहते हो, तो तुम बाद में मेरे साथ टेस्ट दे देना। मीना, ये लड़कों का बाथरूम है। एक लड़की का भूत उनके पीछे वाले टॉयलेट में से बाहर निकल आया था और अब बीच हवा में तैर रहा था। वो लड़की अपने मोटे सफेद गोल चश्मे से उन्हें घूर कर देख रही थी। ओह, उसने उदासी भरी आवाज में कहा। तो तुम दोनों हो? तो तुम किसकी उम्मीद कर रही थी? रॉन ने आईने में उसकी तरफ देखते हुए कहा। किसी की नहीं, मायूस मीना अपनी ठुड्डी के एक मुहासे को उखाड़ते हुए बोली। उसने कहा था कि वो मुझसे आकर मिलेगा, लेकिन यह बात तो तुमने भी कही थी। उसने हैरी की तरफ उल्हाने भरी निगाह डाली। मैंने तुम्हें कई महीनों से नहीं देखा है। मैंने सीख लिया है कि लड़कों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता था कि तुम लड़कियों के बाथरूम में रहती हो, हैरी ने कहा, जो कुछ सालों से इस बात का ध्यान रख रहा था कि वो उस जगह के आसपास भी न जाए। मैं वहीं रहती हूँ, मीना ने चिढ़कर कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बाकी जगहों पर नहीं जा सकती हूँ। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें प्रीफेक्ट वाले बाथरूम में नहाते समय देखा था। बहुत अच्छी तरह, हैरी ने कहा। लेकिन मुझे लगा था कि वो मुझे पसंद करता है, उसने दुखी मन से कहा। अगर तुम दोनों चले जाओ तो शायद वो आ जाएगा। हम दोनों में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। मुझे यकीन है कि उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। उसने बड़ी उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखा। जब तुम कहती हो कि तुम दोनों में बहुत सी बातें एक जैसी हैं, रॉन ने थोड़े मजे लेते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो भी टॉयलेट में रहता है? नहीं, मीना ने आवेश में कहा और उसकी आवाज पूरे टॉयलेटों के बाथरूम में चारों तरफ गूंजने लगी। मेरा मतलब है कि वह संवेदनशील है, उसे भी लोग तंग करते हैं और वह अकेलापन महसूस करता है। वह किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकता और अपनी भावनाएं व्यक्त करने तथा रोने से भी नहीं घबराता है। एक लड़का यहाँ आकर रो रहा है? हैरी ने जिज्ञासा से पूछा। एक लड़का? तुम चिंता मत करो, मीना ने कहा और अपनी छोटी आंसू भरी आंखें रॉन पर जमा ली, जो मुस्कुरा रहा था। मैंने वादा किया था कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं उसके राज को अपनी कब्र तक तो नहीं ले जाओगी, है ना? रॉन ने हंसते हुए कहा। हाँ, गट्टर में जरूर ले जा सकती हो। मीना गुस्से से गरजी और उसने दोबारा टॉयलेट में गोता मार दिया, जिससे पानी किनारों से उछलकर फर्श पर आ गया। मीना को उकसाने के बाद रॉन की हिम्मत लौट आई। तुम ठीक कहते हो, उसने अपना स्कूल बैग कंधे पर टांगते हुए कहा। मैं टेस्ट दूं या न दूं, यह फैसला करने से पहले हॉग्समीड के प्रैक्टिस सेशन में चला जाता हूँ। अगले वीकेंड पर हरमाइनी और 6th ईयर के बाकी विद्यार्थियों के साथ रॉन हॉग्समीड की तरफ चल दिया। वे सभी विद्यार्थी वहां जा रहे थे जो 17 साल के थे या 15 दिन में 17 साल के होने वाले थे और 15 दिन बाद टेस्ट देना चाहते थे। हैरी ने थोड़ी ईर्ष्या से उन्हें गांव में जाने की तैयारी करते देखा। उसे वहां की यात्रा छोड़ने का अफसोस हो रहा था। यह वसंत का एक बहुत सुहाना दिन था। काफी समय बाद आसमान इतना साफ था। बहरहाल उसने यह फैसला किया कि वह इस समय का उपयोग आवश्यकता कक्ष में एक और कोशिश करने के लिए करेगा। जब हैरी ने हरमाइनी और रॉन को प्रवेश हॉल में अपनी योजना बताई तो हरमाइनी बोली, इससे अच्छा तो यह रहेगा कि तुम सीधे स्लगहॉर्न के ऑफिस में जाओ और उनसे वह याद निकलवाने की कोशिश करो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, हैरी ने बात काटते हुए कहा, जो बिल्कुल सच था। स्लगहॉर्न को अकेले में घेरने के लिए वह उस सप्ताह काढ़े की हर क्लास के बाद सबसे आखिर तक रुका रहा था। लेकिन स्लगहॉर्न इन दिनों इतनी तेजी से तहखाने से बाहर निकल जाते थे कि हैरी उन्हें पकड़ नहीं पाता था। हैरी ने 2 बार उनके ऑफिस तक जाकर दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला था। हालांकि उसे यकीन था कि दूसरे मौके पर उसने पुराने ग्रामोफोन की जल्दी से कम की गई आवाज सुन ली थी। वे मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं हरमाइनी। वे जान गए हैं कि अब मैं उन्हें अकेले में घेरना चाहता हूँ और वे ऐसा नहीं होने देना चाहते। देखो, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए, है ना? विद्यार्थियों की छोटी कतार फिल्च के पास से गुजरने का इंतजार कर रही थी, जो खुफिया संवेदन सूचक से हमेशा की तरह उनकी तलाशी ले रहा था। वह कुछ कदम आगे बढ़ा। हैरी ने हरमाइनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया ताकि फिल्च उसकी बात न सुन ले। रॉन हरमाइनी को शुभकामनाएं देने के बाद वह संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हरमाइनी चाहे जो कहे, हैरी ने आवश्यकता कक्ष में 1-2 घंटे खोज करने का संकल्प कर लिया था। प्रवेश हॉल से दूर पहुंचने पर हैरी ने बैग में से अपना अदृश्य चोगा और नक्शा निकाल लिया। खुद को छिपाने के बाद उसने नक्शे को ठोका और बुदबुदाया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। फिर उसने नक्शे को गौर से देखा। चूंकि यह रविवार की सुबह थी, इसलिए लगभग सभी विद्यार्थी अपने अपने कॉमन रूम में थे। गरुद्वार वाले एक टावर में थे, चीलघात वाले दूसरे टावर में, नागशक्ति वाले तहखाने में थे और मेहनत कश वाले किचन के पास के बेसमेंट में थे।
एक आध विद्यार्थी यहाँ वहाँ लाइब्रेरी या गलियारे में चलता दिख रहा था। कुछ लोग बाहर मैदान में थे और 7वीं मंजिल के गलियारे में ग्रेगरी गोयल अकेला खड़ा था। आवश्यकता कक्ष का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन हैरी को उसकी चिंता नहीं थी। अगर गोयल उसके बाहर खड़ा खड़ा पहरा दे रहा था तो इसका मतलब यह था कि कमरा खुला था, चाहे नक्शे को इस बात का पता हो या ना हो। वह सीढ़ियों पर दौड़ने लगा और उस गलियारे के कोने पर पहुंचने के बाद ही वह धीमा हुआ। वहां वह बहुत धीरे धीरे उस छोटी लड़की की तरफ रेंगने लगा जो अपने हाथ में पीतल का भारी तराजू लेकर खड़ी थी। यह वही लड़की थी जिसकी 15 दिन पहले हरमाइनी ने मदद की थी। उसने इंतजार किया जब तक वह उसके ठीक पीछे नहीं पहुंच गया। फिर बहुत नीचे झुककर वह फुसफुसाया, हेलो, तुम बहुत सुंदर हो, है ना? गोयल ने दहशत भरी तेज चीख निकाली और तराजू को हवा में उछालकर दूर भाग गया। इससे पहले कि तराजू के गलियारे में गूंजने की आवाज आए, वो भागता हुआ ओझल हो गया। हैरी हंसते हुए पीछे की खाली दीवार को देखने के लिए मुड़ा। उसे यकीन था कि ड्रेको मेल्फॉय वहां पर मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा होगा, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां आ गया है जिसे वहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इससे हैरी को शक्ति का एक बहुत सुखद एहसास हुआ। फिर उसने यह याद करने की कोशिश की कि उसने किन शब्दों के तालमेल को आजमा कर नहीं देखा था। बहरहाल उसका आशावादी मूड ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रहा। अगले आधे घंटे में उसने बहुत सारे शब्दों के तालमेल आजमाए, लेकिन दीवार पर दरवाजा प्रकट नहीं हुआ। हैरी को बहुत ज्यादा निराशा हुई। मेल्फॉय उससे कुछ फुट दूर था और इस बात का जरा सा भी सबूत नहीं था कि वो वहां क्या कर रहा था। अपना संयम पूरी तरह खोकर हैरी भागकर दीवार के पास गया और उस पर जमकर लात मार दी। आउच! उसे लगा कि उसके पैर का पंजा टूट गया है। जब वह उसे पकड़कर एक पैर पर कूदने लगा तो अदृश्य चोगा उसके ऊपर से फिसल गया। हैरी! वह एक पैर पर ही घूमा और गिर गया। उसे देखकर बहुत हैरानी हुई कि वहां पर टोंक्स खड़ी थी। वह उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वह अक्सर इस गलियारे में घूमती हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैरी ने खड़े होते हुए कहा। वह इस बात पर चिढ़ रहा था कि टोंक्स उसे हमेशा गिरा हुआ ही क्यों देखती है। टोंक्स बोली, मैं डम्बलडोर से मिलने आई हूँ। हैरी को लगा कि वह भयंकर दिख रही थी। वो पहले से ज्यादा दुबली दिख रही थी और उसके चूहे जैसे रंग वाले बाल बेजान दिख रहे थे। उनका ऑफिस यहाँ नहीं है, हैरी ने कहा। यह महल की दूसरी तरफ है, गारगोयल के पीछे। मैं जानती हूँ, टोंक्स ने कहा। वे वहां नहीं है। जाहिर है वे एक बार फिर चले गए हैं। क्या सचमुच? हैरी ने कहा और अपने घायल पैर को धीरे से दोबारा फर्श पर रखा। सुनो, क्या तुम जानती हो कि वे कहाँ जाते हैं? नहीं, टोंक्स ने कहा। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? कोई खास काम नहीं था, टोंक्स ने अपने दुशाले की आस्तीन को पकड़ते हुए कहा। मैंने तो बस सोचा था कि उन्हें शायद मालूम होगा कि क्या हो रहा है। मैंने अफवाहें सुनी हैं, लोग घायल हो रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, यह सब अखबारों में है, हैरी ने कहा। वह छोटा बच्चा जिसने अपने दादा दादी को मारने की कोशिश की थी। दैनिक जादूगर बहुत पीछे चल रहा है, टोंक्स ने कहा, जो उसकी बात जैसे सुनी नहीं रही थी। तुम्हारे पास हाल ही में मायापंची के समूह से किसी की चिट्ठी तो नहीं आई है? समूह का कोई व्यक्ति अब मुझे चिट्ठी नहीं लिखता है, हैरी ने कहा। जब से सीरियस। हैरी ने देखा कि टोंक्स की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे माफ करना, वह अजीब तरीके से बुदबुदाया। मेरा मतलब है, मुझे भी उसकी याद आती है। क्या? टोंक्स ने सूनेपन से कहा, जैसे वो उसकी बात सुन ही ना पाई हो। अच्छा, तो फिर मिलते हैं, हैरी। इसके बाद वो फौरन मुड़ी और जल्दी से गलियारे में आगे बढ़ गई। हैरी पीछे से उसे घूर कर देखता रहा। एक आध मिनट बाद उसने दोबारा अदृश्य चोगा ओढ़ लिया और आवश्यकता कक्ष में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसका दिल इस काम में नहीं था। आखिरकार उसे अपने पेट में खोखलेपन का एहसास हुआ। वह जानता था कि रॉन और हर्माइनी जल्दी ही लंच के लिए आ जाएंगे, इसलिए उसने अपनी कोशिश छोड़ दी और गलियारे को मेल्फॉय के लिए खाली छोड़ दिया। हैरी जानता था कि मेल्फॉय अभी कुछ घंटे तक बाहर निकलने से डरेगा। उसे रॉन और हर्माइनी बड़े हॉल में मिले, जो आधा लंच कर चुके थे। मैंने ये काम कर दिया, यानी एक तरीके से कर दिया, रॉन ने हैरी को देखते हुए उत्साह से कहा। मुझे मैडम पेडीफुट की टी शॉप के बाहर तक अंतर्ध्यान होना था, लेकिन मैं उससे थोड़े आगे निकल गया। मैं स्क्रीवन शेफ्ट की दुकान के पास जाकर उतरा, लेकिन कम से कम मैं हिला तो सही। अच्छा हुआ, हैरी ने कहा। और हर्माइनी, तुमने कैसा किया? ओह, जाहिर है वह तो त्रुटि रहित रही, रॉन ने हरमाइनी के जवाब देने से पहले ही जवाब दे दिया। आदर्श एकाग्रता, पूर्वानुमान और हताशा, या वे 3 सूत्र चाहे जो भी हों। उसके बाद हम सब थ्री ब्रूम स्टिक्स में ड्रिंक लेने गए और तुम्हें देखना चाहिए था कि टाई क्रॉस उसकी तारीफों के कितने पुल बांध रहे थे। मुझे हैरानी होगी अगर वे जल्दी ही उसके सामने प्रेम प्रस्ताव न रख दें। और तुमने क्या किया? हरमानी ने रॉन की बात को अनसुना करते हुए पूछा। क्या तुम पूरे समय आवश्यकता कक्ष के बाहर रहे? हाँ, हैरी ने कहा। और अंदाजा लगाओ वहां मुझे कौन मिला?
टोंग्स? टोंग्स? रॉन और हर्माइनी ने एक साथ हैरानी से पूछा। हाँ, वो कह रही थी कि वो डंबलडोर से मिलने आई है। जब हैरी ने टोंग्स के साथ अपनी पूरी बातचीत उन्हें बता दी तो रॉन फौरन बोला, अगर मुझसे पूछो तो उसका दिमाग थोड़ा सरक गया है। मंत्रालय में हुई घटना का उसके दिमाग पर असर हुआ है। यह थोड़ा अजीब है, हरमाइनी ने कहा, जो किसी कारण बहुत परेशान दिख रही थी। उसे स्कूल की पहरेदारी करनी थी, तो फिर उसने यहाँ आकर डंबलडोर से मिलने के लिए अपनी जगह क्यों छोड़ी, जबकि वे यहाँ है ही नहीं। मेरे मन में एक विचार आया था, हैरी ने यूं ही कह दिया। उसे यह कहते हुए अजीब लग रहा था। यह उसके बजाय हरमाइनी का इलाका था। तुम्हें यह तो नहीं लगता कि वह सीरियस से प्यार करती थी? हरमाइनी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम्हें यह बात कैसे सूझी? क्या पता, हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन जब मैंने उसके नाम का जिक्र किया तो वह रुआसी हो गई, और उसका पितृदेव भी अब बदल कर 4 पैरों वाला हो गया है। कहीं यह उसी जैसा तो नहीं बन गया? अच्छा सोचा, हरमाइनी ने धीरे से कहा। लेकिन मैं अब भी यह नहीं समझ पाई हूँ कि वह डंबलडोर से मिलने के लिए महल में धड़धड़ाती हुई क्यों चली आई। अगर वह सचमुच इसलिए आई थी। वही बात है जो मैंने कही थी, है ना? रॉन ने कहा, जो अब मसले हुए आलू अपने मुंह में ठूस रहा था। वह थोड़ी अजीब हो गई है, उसकी हिम्मत खत्म हो गई है। औरतें, उसने हैरी से समझदारी से कहा, वे बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। लेकिन फिर भी, हरमाइनी ने अपने ख्यालों की दुनिया में लौटते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई औरत आधे घंटे तक इस बात पर परेशान होती रहेगी क्योंकि मैडम रॉसबेरिटा उसके उस मजाक पर नहीं हंसी थी जो एक उपचारक चुड़ैल और मिम्बलस मेम्बलटोनिया के बारे में था। रॉन का मुंह बन गया।